सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म MathJX पे। और आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ इसका डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट शेयर किया है। इससे पहले हमने इसकी एनसीईआरटी भी डिस्कस की है, क्योंकि हमें पता है इनऑर्गेनिक का बेस इज एनसीईआरटी ओनली। इनऑर्गेनिक के लिए हमको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी डीएनएफ ब्लॉक को नहीं पढ़ा है, बेटा एक बार जाके आप चैनल पे जरूर वीडियो देख के एनसीईआरटी साथ में खोल के एक बार लाइन टू लाइन रीड कर लो, फिर उसे रिटेन करने की कोशिश करो और क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा तुमको रिटेन रहेगा। तो अब हम लोग शुरू कर देते हैं अपने PYQs। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम नीट 2024, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। एंड तुम लोग को बस ऐसा लगता है कि यार इनऑर्गेनिक याद नहीं रहती, मुझे पता है ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई आल्सो यूज्ड टू फील द सेम। बट अगर आप उसको ट्रस्ट मी एक बार पढ़ लोगे ना अच्छे से, अपने दिन के चाहे आप 3 घंटे 4 घंटे डिवोट कर दो, बट उसके बाद ना जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप देखना, आपको चीजें रिटेन रहने लगेंगी। आपको इसमें क्वेश्चंस आपको देखते ही चमक जाएगा, यार ये एनसीईआरटी में लिखा था। तो जब वो वाली फील आना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। अब इस क्वेश्चन में ही देखो, तो तुम्हारे को डायमैग्नेटिक उन्होंने बता रखा है कि तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक कौन कौन से आयंस होते हैं। डायमैग्नेटिक मतलब कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा कोई भी, एंड दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सीरियम+4 या ट्रिबियम+2। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से आयंस होते हैं हमारे। सीरियम+4 या ट्रिबियम 2+ एंड लेंथेनम 3 पॉजिटिव, ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव। ठीक है जी। ये हमारे कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, जिनमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन F0 या F14 या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे। तो हमें सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें याद रहेगा डायरेक्टली तो हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप देखो, अगर आपको सीरियम भी याद रहे तो सीरियम 4+ कहीं पे भी नहीं है, ये 3+ है, तो उसमें से भी आप कर लोगे, एक भी याद रह गया अगर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। बट ट्राई करो, कई बार ऑप्शन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, रूल आउट वाला कई बार वर्क नहीं करता, बट हाँ मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है। अब हमको पूछा गया है यहाँ पर E0 वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम 2+1। हाँ जी बताओ, इसका रीजन क्या होगा। मैंने तुम्हें समझाया है एनसीईआरटी में, अच्छे से सोचो, पॉज करो वीडियो को और इसे मार्क करने की कोशिश करो। देखो, मैंग 3+, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक बार कई बार मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही लिखोगे ना तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब Mn3+ से किस में जा रहा है, Mn2+ में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये काम यहाँ पे हो रहा है भाई। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। जिस बच्चे को कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत होती है ना, मैंने तुम्हें इतनी सिंपल ट्रिक बताई है, तुमको एटॉमिक नंबर तो देखो याद रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जैसा भी निमोनिक याद है तुमको डी ब्लॉक के लिए उससे याद करो। 25 है तो क्या आएगा 3D, डी में भरो ये पिछला वाला नंबर, 4s में भरो अगले वाला नंबर। अब जहां एक्सेप्शन आएगी वो बात अलग है, उसके अलावा तुम इस तरह से देखो, कोई भी एटॉमिक नंबर के लिए डी ब्लॉक के तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब बोल रहे 3+, मतलब 2 से एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये बन गया 3D4, यहाँ पे बना है 2+, तो यहाँ पे है तुम्हारी 3D5 कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ मुझे 4 से ये 5 में नहीं जाना चाहेगा। Isn't it half filled? Isn't it half filled stable configuration? बताना मुझे जरा, क्या ये तुम्हारी हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। बस, तो पॉजिटिव आएगी ना वैल्यू, वो तो स्टेबल होना चाहेगा। उल्टा देख लो, क्रोमियम का देख लो एक बारी, क्रोमियम 3+ से कहां जा रहा है भाई 2+ में। क्रोमियम 3+ क्या होगा, दिस इज 24, दिस विल बी 3D1, सॉरी 3D5 4s1, तो एक 4s से खिसका, अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुम 3D डी से खिसका दो, 3 बचा, D3 बचा। अब मुझे बताओ D3 से क्या ये D2 में D4 में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा ना भाई। D3 में क्या है तुम्हारा, जब ये स्प्लिट करेगा लीगेंड के प्रेजेंस में, तो यहाँ के पे क्या बनेगा T2G,
Eg, तो तुम्हारा T2G हाफ फिल्ड हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये नहीं चाहेगा कि ये D3 से D4 में जाए, तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगी, लो वैल्यू आएगी। चलो क्या आएगा आंसर फिर हमारा, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि D4 से D5 में जा रहा है, स्टेबल में जा रहा है। अब आते हैं यार एजर्शन रीजन पे, इनऑर्गेनिक है तो एजर्शन रीजन आ ही जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट ही तो है, कोई तुमसे न्यूमेरिकल थोड़ी बैठ के सॉल्व कराएगा, तो एजर्शन रीजन आने के चांसेस इनऑर्गेनिक से होते ही होते हैं। और कई बार हमें ये थोड़ा सा पेनफुल लगता है कि हमें लगता है यार लग भी सही रही है स्टेटमेंट, क्या होगा, तो वही है, लाइन टू लाइन जिसको चीजें चमक जाएंगी उसका आंसर सही होगा। नाउ assertion, as ionization enthalpy increases along each series of the transition elements from left to right, however small variation occurs। तो मुझे ये बताओ, क्या हमने जब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा तब मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, राइट? क्यों करती है भाई? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। सो इसमें वो लिख रहा है, वेरिएशंस की बात कर रहा है हमसे कि हाँ वेरिएशन देखने को मिलेगी, बट हमारे पास लेफ्ट टू राइट अगर हम जनरली बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। रीजन कह रहा है देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which accompanies the filling of electrons in the inner d orbitals। हाँ जी, इंक्रीज इन z इफेक्टिव हो रहा है, d में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं एंड d की शील्डिंग पुअर है, राइट? तो इसका मतलब तुम्हारा a और r करेक्ट है, एंड r इज समवॉट एक्सप्लेनिंग आयनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो, बिकॉज z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यस, assertion a इज करेक्ट एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो तुम्हारा क्या हो गया, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? चले आगे, चलो। नाउ the solubility of copper plus 2 is more than copper plus salts in aqueous solution due to। जब मैंने तुमको एनसीईआरटी करवाई थी, मैंने तुम्हें बोला था बेटा इस पैराग्राफ से भी तुम्हारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन करती है। अगर तुम उसकी लाइन पढ़ोगे, मतलब कई बार ऐसा होता है ना खुद से चीजें समझ नहीं आती, हम नॉवल की तरह पढ़ने बैठ जाएंगे, नहीं आएगी समझ, पर जब मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है ना वहां पे एनसीईआरटी से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के, तो तुम्हें फिर ऐसा होगा कि लिटरली लाइंस विल मेक सेंस टू यू, क्योंकि आपको एक बार कोई ऐसे बैठ के पढ़ा देना कि इसका ये मतलब होता है, ये मतलब होता है, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। When we used to study, तो हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा लाइक यूट्यूब नहीं था या इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए अवेलेबल भी नहीं थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आर ब्लेस्ड ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं आई नो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू पीपल ऑल्सो, क्योंकि आप लोग फोन जब मिल जाता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। बट अगर आप उसको सही से यूज करते हो तो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि आप लोग के लिए टीचर्स आर अवेलेबल जो आप लोग के लिए एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इजी फॉर यू पीपल, इजंट इट? चलो कमेंट में बताना फिर। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट्स इन एक्वस ड्यू टू, क्यों हो रहा है भाई? इसका रीजन बताना है, क्या इनमें से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या ऐसा वर्क कर रहा है? तो देखो कॉपर प्लस, अगर मैं ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कॉपर प्लस 1 और 2 प्लस की, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा D10 है ना, कॉपर इज 29 ना, बट एक्सेप्शन है, तो 3D10 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन गया D10, दो गए तो D9। अब तुम बोलोगे मैम दिस इज फुली फिल्ड, दिस इज फुली फिल्ड, तो इट्स स्टेबल। लेकिन एक्वस में तुम्हारा जो कॉपर होता है वो कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में रहता है, तुम्हारा कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है कॉपर 2 प्लस में, ठीक है जी? तो ये वाला आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो ये तो D10 है, ध्यान रहे अगर पानी के बाहर रिएक्शन हो रही है तो तुम्हारा कॉपर प्लस इज स्टेबल, तुम्हारे पास ये कॉपर प्लस ही बनेगा, लेकिन अगर तुम्हारी पानी में रिएक्शन हो रही है तो कॉपर 2 प्लस स्टेबल इन पानी, कॉपर प्लस इज स्टेबल विदाउट पानी। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग मैम? यहां से तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन तो चलो निकल जाएगा,
दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी वैसे भी इंक्रीज करती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन कॉपर 2+ के लिए बाकी आयंस के कंपैरेटिवली तो और इंक्रीज करनी चाहिए थी, क्योंकि आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हो। इसका रीजन एनसीईआरटी ने बेटा साफ साफ लिखा है कि जो कॉपर 2+ है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर नेगेटिव, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि एक्वस मीडियम में तो आपकी हाइड्रेशन भी होगी ना, हाइड्रेशन भी होगी, पानी आएगा आसपास, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो 2+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन लगी होती है, उसको भी ओवरकम कर देती है। सो द राइट रीजन हियर इज योर हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरूर पढ़ना इस पैराग्राफ को एनसीईआरटी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Which of the following statements are incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जरा पढ़ो स्टेटमेंट को। All the transition metals except scandium form MO oxides which are ionic. बात सही है, ध्यान रखो एनसीईआरटी में तुम्हें बार बार टेबल में भी लिख रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वहां पे बोलते हैं कि स्कैंडियम +3 आपका एग्जिस्ट करता है, स्कैंडियम +3 आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुम खुद सोचो क्यों हुआ होगा ऐसा। आर्गन 3d1 4s2, क्योंकि स्कैंडियम इज 21 है ना, तो तुम्हें पता है आगे वाला नंबर तुम्हें एस में भरना है, पीछे वाला डी में, है ना। ये अपना क्या है, जुगाड़, अपना ट्रिक है, और सही चलता है, एक्सेप्शन में नहीं चलेगा ऑब्वियसली। एक्सेप्शन में तो तुम्हारी नॉर्मल जो रूल होता है वैसे भी नहीं चलता है ना, उसमें हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। चलो अभी तुम देखो, तीन अगर तुम यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा। तो इसको ये 2+ फिर बनाता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस फॉर्म में। तो फिर स्कैंडियम ओ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, उसमें स्कैंडियम +2 में चला जाएगा। तो बात इसने बिल्कुल सही बोली है, तो पहली वाली बात तो सही है। अब कह रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर, जैसे स्कैंडियम में हाईएस्ट, स्कैंडियम ग्रुप 3 में आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है, +3 हाईएस्ट। फिर मैंगनीज 7 में आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, +7। तो अपना जो ग्रुप नंबर है उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। एंड यस, ये फॉलो कहाँ तक हो रहा है तुम्हारा, Mn2O7 तक ही फॉलो हो रहा है, क्योंकि उसके बाद आयरन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका ग्रुप नंबर 8 है या ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसको कितनी दिखानी चाहिए 26, तो ये क्या है तुम्हारा 3d6 4s2, ये तो ये +8 दिखाने लगेगा, नहीं। ये हमारे पास अपने ग्रुप नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। अगर हम इनके हेलाइड्स की बात करें तो इनके ट्राई हेलाइड्स ये ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आपके कोबाल्ट हो गया, ये आयरन हो गया, राइट। आप वो टेबल देखोगे अगर एनसीईआरटी में, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मेंशन इनकी की गई है। तो अब ये कह रहा है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि यही शो कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो, सॉरी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन में चली गई थी। वो तुमसे यही बता रहा है कि हाँ इतने से इतने तक ये क्या करेंगे, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, सिर्फ मैंगनीज तक शो होती है। और इसमें भी तुम्हें मैंने समझाया था कि मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ ही अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हेलाइड के साथ नहीं करता है, क्योंकि जब साथ साथ फ्लोरीन लगेंगे तो वो क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन आएगा तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी स्टेबलाइज हो जाएगी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाउ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। ये देखो यहाँ पे तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे -6 का चार्ज है, +3, ये तुम्हारी +4, ये +5। भाई जैसे जैसे तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये बेसिक होगी, फिर ये एम्फोटेरिक होगी, यहाँ पे नहीं +5 वाली तुम्हारी यहाँ पे एम्फोटेरिक होती है। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं तो तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ये गलत हो गई। अब कह रहा है V2O4 dissolves in acid to give VO4 3 नेगेटिव सॉल्व्स। अब अगर तुम ये लाइन पढ़ते हो एनसीईआरटी में, तुम लोग को साफ साफ जब कंपाउंड्स शुरू होने होते हैं ना, कंपाउंड्स तुम्हारे कौन से KMNO4 K2Cr2O7 जब तुम्हारे स्टार्ट होने होते हैं, उससे ऊपर तुमको पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ में वो ये चीज लिखता है, और ये जो यहाँ से पॉइंट है ना,
ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता। यहाँ पे V2O5 का नेचर तो एम्फोटेरिक है, वो तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और तुम्हारा बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका जो नेचर है वो है बेसिक, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है लेकिन VO43 नेगेटिव नहीं देता है। ये VO43 नेगेटिव नहीं देता है, ये तुम्हें देता है VO2 प्लस। ठीक है जी। अब ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ, अब क्योंकि अपने पास ये बेसिक नेचर का, ये एम्फोटेरिक का है, तो ये VO43 नेगेटिव नहीं देगा, ये क्या देगा, VO2 प्लस देगा। और V2O5 तुम्हारा, V2O5 का भी मैं तुम्हें बता दूं, ये भी पूछ सकता है, V2O5 तुम्हारा एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एज अ बेस बिहेव करेगा, तो ऐसा समझ लो कि OH नेगेटिव आयन देगा, अगर नेगेटिव देगा तो कुछ तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या बोला मैंने, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस, तो कुछ OH नेगेटिव टाइप का पार्ट देगा, तो कुछ प्लस में बच जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा VO2 प्लस। NCERT में VO4 प्लस लिख रखा है, प्रिंटिंग एरर है, VO2 प्लस बनता है। बेस के साथ रिएक्ट करेगा मतलब अपनी तरफ से H प्लस देगा, तो पीछे माइनस वाला पार्ट बनेगा, फिर तुम्हारा VO43 नेगेटिव बनेगा। हो सकता है किसी बच्चे को ये चमक जाए, हो सकता है कि वो बोलेगा यार VO43 नेगेटिव कहीं तो बन रहा था ना, कहीं तो बन रहा था, तो बेटा वो एम्फोटेरिक के केस में बन रहा था, V2O4 के केस में नहीं बन रहा था। तो ये छोटे छोटे लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट है, एंड यस आई अग्री दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू रिटेन, बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं फिर। चलो, CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है कि तुम्हारा Cr2O3 इज एम्फोटेरिक एंड CRO इज बेसिक। यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, +2। ठीक है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 3 2 6 -6, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +3। तो क्रोमियम जब +3 में होता है एम्फोटेरिक बिहेव करता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो हमारी गलत स्टेटमेंट, एक तो ये गलत हो गई, एक ये गलत होगी, तो C एंड D, तो B ऑप्शन तुम्हारा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्रोमियम 2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर। अच्छा, अब बताओ क्रोमियम 2+ क्या ऑक्सीडाइजिंग होगा? देखो क्रोमियम 2+ क्या है अपने पास, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्रोमियम इज 3d5 4s1, 2 निकाले 3d4 हो गया। ये क्या चाहता है, ये चाहता है मैं 3d3 में चला जाऊं, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 3d3 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो लूज करना पड़ेगा बेटा, तो क्या कर रहा है ये तो अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर ये अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सामने वाले के रिडक्शन कर रहा होगा, तो मैं इसको बोलूंगी रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऐसा क्यों करना चाहता है, तुम्हें अभी अभी बताया था कि T2G में कितने आएंगे, फिर 3 CFSE बढ़ती है इससे, है ना, T2G, और हाफ फिल्ड ऐसे भी समझ सकते हो, स्टेबल है, तो स्टेबल है भाई, तो ये तो स्टेबल में जाना चाहेगा ना, अनस्टेबल में नहीं। तो ये क्या करना चाहेगा, खुद की ऑक्सीडेशन, सामने वाले की रिडक्शन, तो आप इसे ऑक्सीडाइजिंग नहीं बोलोगे, आप इसको रिड्यूसिंग बोलोगे। लेकिन मैंगनीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्योंकि मैंगनीज 3+ से 2+ में जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे वो क्या अचीव कर लेगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन, D4 से D5 हाफ फिल्ड स्टेबल में, अगर खुद की रिडक्शन सामने वाले की ऑक्सीडेशन, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट 1 भाई इनकरेक्ट है। अब कह रहा है स्कैंडियम +3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, क्योंकि स्कैंडियम 3+ तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर अनपेयर्ड होते तो अट्रैक्टेड फील करता ना मैग्नेटिक फील्ड पे, रिपेल ही होगा, तो सही है स्टेटमेंट 2। तो तुम्हारी A1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना, A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाइज बिकॉज। ठीक है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन
मैंने तुम्हें बोला था इस ग्रुप का आता ही है जिरकोनियम और हाफनियम वाले। तो जिरकोनियम हमारा क्या है, 4D सीरीज का मेंबर है, हाफनियम तुम्हारा 5D सीरीज का, ठीक है। कौन से ग्रुप में आता है ये, तिवारी जी जोर से हाफे, है ना। ऐसी ट्रिक याद तुमने करी होगी, इस तरह से भी याद होने चाहिए, ये इस तरह से भी याद होने चाहिए। तो ये तुम्हारा आ जाता है ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 3 में तो तुम्हारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, यहाँ पे लगता है। तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है। तो क्या दिया है यहाँ पे ऑप्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है। इसके बाद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। यही गलत स्टेटमेंट है भाई। लेंथेनॉइड आयंस जो होते हैं वो सारे के सारे कलरलेस नहीं होते हैं, सिर्फ लेंथेनम और ल्यूटीशियम कलरलेस होता है। उसके अलावा एफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एफ ट्रांजिशन की वजह से इनमें कलर आता है, एनसीईआरटी की लाइन है। बाकी सारी बातें सही है, गुड कंडक्टर हैं, एक्टिनॉइड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 5F की शील्डिंग और ज्यादा पुअर। नाउ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर क्रोमियम 2+। चलो जी, क्रोमियम 2+। अब जब भी तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आयंस की लिखनी होगी ना, पहले तुम इसके पेरेंट एटम की लिख लिया करो। 3D5 4S1, ये क्या है, इसका पेरेंट एटम का, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम 2+ का क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या बन गया 3D4। अब तुम खुद देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैम। तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे अपना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, √n+2, n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n कितना है 4, 4 + 2 तुम्हारा कितना आ गया, 4 + 2 6 4 24, √24। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, या फिर ये सब करने की भी जरूरत नहीं अगर आंसर इस फॉर्म में दे रखा है भाई। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा तुम्हारा आंसर, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The transition metals and their complex and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state. Yes, we know that D block के elements जो हैं वो multiple oxidation state show करते हैं, उसकी वजह से हम उनकी catalytic property देखते हैं and to form complexes, और वो complexes भी बनाते हैं। उसमें NCERT में even examples भी दे रखे हैं, आयरन का एक example दे रखा है। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of the metals। हाँ जी, तभी interstitial compounds बनते हैं। The oxidation states of chromium in CrO4 2-। अच्छा देखो, and Cr2O7 2- are not the same। 4 2 8, इसके ऊपर है -8, राइट। इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +6, या x करके कर लिया करो, अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो x करके कर लिया करो। यहाँ पे 7 7 2 14, तो -14। यहाँ पे कितनी आनी चाहिए तुम्हारी, +12, क्योंकि 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा है तो +6 आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे या फिर पूरा प्रॉपर तुम कर सकते हो 2x करके, है ना। ऐसे इसको x मान लिया तो तुमने क्या कर दिया, 2x + 7 2 14 -14, पूरा चार्ज ओवरऑल -2, फिर वहाँ लेके गए तो ये क्या बन गया तुम्हारा +12, तो x यहाँ से कितना आ गया 6, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है नॉट सेम, बट ये तो सेम है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हारी यही हुई, इनकरेक्ट बोला था उसने, बाकी ये तुम्हें समझा ही दिया है मैंने। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास है क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे से मैंने तुमको चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं। अब मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल। द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंगनीज तुम्हें पता है पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा अपनी, +7। मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनमें से देख लो जिंक है, जिंक वाला ग्रुप जिंदगी कैडबरी होगी वाला ग्रुप, क्यों, क्योंकि इसमें
इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं होता है, नॉट इवन इन द ग्राउंड स्टेट एंड नॉट इवन इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेटल विच डज नॉट, यहाँ पे देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम तो सिर्फ +3 शो करता है और तो कोई नहीं शो करता. द मेटल विच इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन aqueous solution undergoes disproportionation, तो मैंने कॉपर बताया भी था ये करके, इसका कॉपर होगा. तो ए का क्या है? थर्ड. हाँ जी, फर्स्ट में भी है. बी का क्या है? फोर्थ. ठीक है. सी का क्या है? सी 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 का 1, तो डी का 2. यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अब है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग. लेंथेनॉइड रिवील्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या लेंथेनॉइड सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन? हाँ, उनकी जनरल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 है, लेकिन इसके अलावा भी वो शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 करते हैं, +4 करता है, जैसे सीरियम हो गया या ट्रिबियम हो गया, +2 करेगा, राइट. द लेंथेनाइड आयंस अदर देन F0 टाइप एंड द F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक. हाँ जी, F0 F14 वाले डायमैग्नेटिक हो गए. ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम lanthanum to lutetium is called lanthanoid contraction. This is also correct. Zirconium and hafnium have identical radii 160 159 picometer respectively as a consequence of lanthanoid contraction. सारी स्टेटमेंट सही हैं सिवाय आपके ए के. ओके, सो मैच द कॉलम करना है फिर से. कॉपर क्या है तुम्हारा? यहाँ पे कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, फ्लोरीन तुम्हारा एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन तुम्हारा मेटलॉइड है, सीरियम तुम्हारा लेंथेनॉइड है. ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना. तो कॉपर का सेकंड मैच, ए का तुमने सेकंड मैच किया, यस. बी का तुमने फर्स्ट मैच किया, यस. सी में है ये चीज. सी में, सी का सिलिकॉन का तुमने कितना मैच किया? 4. हाँ ठीक है, तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया. अब आ जाओ नेक्स्ट. द मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू. तो मैंगनेट पर मैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, कैसा था? टेट्राहेड्रल था, राइट. MnO4 नेगेटिव, दोनों के ही टेट्राहेड्रल होते हैं. एक बना देती हूँ, तो तुम्हारे पास है एक O नेगेटिव. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 2 3 4, है ना. तो अपने पास कितना हो गया? ये sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अब कह रहा है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज. तो बात सही है ना भाई, मैंगनीज के पास d है, इसके पास p है. कौन सी ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होता है? नहीं होता ना. तो ऑब्वियसली जो पाई बॉन्ड बनेगा वो तुम्हारा p पाई d पाई टाइप का बॉन्ड बनेगा. ये d पाई नहीं बन सकता, इसके पास p नहीं है वेकेंट, तो ये तुम्हारा p पाई नहीं बन सकता, d पाई p पाई टाइप का ही बॉन्ड बनेगा. अब कह रहा है तुम्हारे पास ऑक्सीजन with d ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज. सही बात है. और हमें करना भी क्या है? अच्छा, ये बताना है क्यों है. तो बाकी भी देख लो, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, गलत है. पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, गलत है, उसके पास नहीं है वेकेंट p ऑर्बिटल. द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, भाई कहां से आ गया ऑक्सीजन के पास? तो तुम्हारा यही ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है जी. तो एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने. मैंगनेट पर मैंगनेट का भी बना के देख लेना तुम लोग. Which of the following ions exhibit dd transition and paramagnetic as well? dd transition तब होगी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो देखो क्रोमियम CrO4 2 नेगेटिव, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी यहाँ पे? +6. यहाँ पे भी कितनी है? +6. MnO4 2, इनकी अभी भी निकाली थी. MnO4 2 नेगेटिव की देखो, यहाँ से ये -8, तो ये +6 हो जाएगा. यहाँ पे ये कितना है तुम्हारा? ये हो जाएगा +7. अगर ये +7 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. ये +6 है, क्रोमियम के पास होते ही कितने आउटर मोस्ट में? 6 होते हैं ना. डी के और एस के मिला लो, इसके पास भी कितने होते हैं? 6 होते हैं. 3d5 4s1. अब इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सिर्फ इसके पास बचा है +6. मैंगनीज के पास टोटल 7 है, डी और एस के मिला के, लेकिन एक बच गया. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन भी हो जाएगी और पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर देगा.
ठीक है जी। अब कह रहा है मैच द मेटल आयंस गिवन इन कंपाउंड 1 with the spin magnetic moments of ions given in column 2 and assign the correct code। तो देखो इसके निकाल लो। सबसे पहले कोबाल्ट 3+, क्या होगा ये 27 एटॉमिक नंबर है, 3d7 4s2। ठीक है, तुम s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तुम d से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक है, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन बच के अनपेयर्ड 4 बच गए। तो क्या आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट, √4, 4 + 2 8, √24 है, √24 ऑप्शन में, यस। अब यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट है क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ कितना होता है भाई, D4। ठीक है, अब यहां से अगर तुम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू निकालोगे, 4 + 2 6 6 4 24, √24। इसकी भी तुम्हारी √24 आ रही है। कोबाल्ट 3+ की भी 24 आ रही है। इसमें मैंने गलत तो नहीं निकाल दी, एक बार देख लो। 4s2 थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, है ना। ये था 5 6 7, 1 2 3, तो हाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकले। क्रोमियम से तुम्हारा, क्रोमियम के भी तुम्हारे कितने निकले, 3 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3+, है ना, तो क्रोमियम 3+ डी में कितने होंगे, 5, और 4s में 1। अच्छा 1 2 3, तो 3 बचेंगे। हाँ तभी मैं सोचू कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। ये होगा D3। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 3 + 2 5 5 3 15, √15। क्रोमियम 3+ आ जाएगा √15। उसके बाद है Fe3+। Fe3+ इज 3d6 4s2। तो 2 तो निकल गए 4s से, और 1 निकल गया तुम्हारा, अगर यहां तक भरोगे 1 निकल गया, फिर बचे कितने, 5 अनपेयर्ड, D5 बच गया, है ना, 2 यहां से 1 यहां से, तो D5। अब 5 5 + 2 5 + 2 कितना, 7 7 5 35, तो √35 है, 35 ऑप्शन में, यस। अब निकल 2+ के पास, निकल क्या होता है तुम्हारा, 3d8 4s2, तो निकल 2+ है, तो ये यहां से गया 8 तक, तुम्हारा यहां तक फिल्ड होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 2 + 2 4 4 2 8, √8। हाँ जी, तो ये निकाल दी। ठीक है, एक इन्होंने वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है यहाँ पे। अब मैच कर लो, ए का 4, बी का 5, सी का सेकंड, डी का 1। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब कह रहा है नेम द गैस दैट रेडिली डीकलराइजेस KMNO एसिडिफाइड KMNO4 सॉल्यूशन। अब KMNO4 क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अच्छा मेरे को बताओ, P2O5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीजन पे -10 चार्ज, तो फॉस्फोरस पे टोटल +10 होगा, लेकिन 2 फॉस्फोरस है, एक पे कितना, +5। अच्छा +5 से ज्यादा चार्ज हो सकता है, नहीं। अगर इसका +5 से ज्यादा, मतलब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। +5 है तो ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या ये +5 से इसको +6 +7 इसकी ऑक्सीडेशन करा सकता है, नहीं करा सकता, ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, तो ये नहीं हो सकता। कार्बन +4 ये भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, ये भी नहीं हो सकता। सल्फर यहाँ पे देख लो +4 में है, नाइट्रोजन +4, नाइट्रोजन +5 में जा सकता है, ये +6 में जा सकता है अभी भी, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, SO2, और SO2 के साथ ही KMNO4 रिएक्ट करके क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, तो तुम्हारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, the reason for greater range of oxidation states in actinoids is attributed to
हाँ जी, तो बताओ, बहुत सारी रेंज शो करते हैं हमारे एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स इतनी रेंज शो नहीं करते हैं, उनकी स्टेबल +3 होती है, लेकिन हाँ वो उसके अलावा भी शो करते हैं जैसे +4 +2, लेकिन इतनी ज्यादा रेंज शो नहीं करते जितने एक्टिनॉइड शो करते हैं। क्यों शो करते हैं भैया? क्योंकि इनका जो 7s 6d 5f, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाले जा सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। तो इतने सारी रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट्स की शो करता है। तो 5s 6d 7s लेवल्स हैव कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं इनकी। Which of the following lanthanoid shows +4 oxidation state to acquire noble gas configuration? सबके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। सीरियम 58। वैसे मैं तुम्हें बता दूं इसका आंसर सीरियम ही होगा। क्यों? देखो, क्योंकि 58 है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर जाएगा तो क्या बना देगा? जिनॉन कितना होता है? 54। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा सीरियम ही शो करेगा। Which one of the following statement related to lanthanoids is incorrect? All lanthanoids are much more reactive than aluminium. एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिख रखा है। हाँ, हायर मेंबर्स जो होते हैं वो तुम्हारे एल्यूमिनियम की तरह रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि इन पे क्या होता है, ये लेंथनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एल्यूमिनियम की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यस एल्यूमिनियम +3 इज मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी क्या होगी? इनकरेक्ट। सीरियम +4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें पता है सीरियम +4 से किस में जाना चाहेगा? जाना तो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चाहेगा। तो क्या कराएगा? रिडक्शन। अगर अपनी रिडक्शन कराएगा तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूरोपियम तुम्हारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। द बेसिसिटी डिक्रीजेस एज आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम Pr to Lu। हाँ ठीक बात है, ये भी बेसिसिटी तुम्हारी डिक्रीज करती है, जैसे जैसे आगे जाओगे लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलिनियम और टीबी टर्बियम। ठीक है, कई बार मैं इनके नाम गलत भी प्रोनाउंस कर सकती हूँ तो डोंट माइंड। हाँ जी, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तुम्हें याद होना चाहिए कि जब मैंने तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन बताई थी तो मैंने तुम्हें बोला था कि मोस्टली तुम D0 देखोगे, लेकिन D1 किस किस में देखोगे? सीरियम, गैडोलिडियम और ल्यूटीशियम में, इनमें देखोगे D1, बाकियों में नहीं देखोगे। तो अगर मैं गैडोलिडियम की लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, क्या है ये? 64 है, तो क्या हो जाएगा? जिनॉन 54 तक यहाँ पर आ गए, 5f 5f नहीं सॉरी 4f 5d 6s, तो 6s to 1। बाकी किस में जाएंगे? ये मैं किसकी लिख रही हूँ? हाँ, गैडोलिनियम की। बाकी किस में जाएंगे? साथ इसमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी। बाकी तुम देखो यूरोपियम में भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और टीबी में भी नहीं होंगे, तो इधर से डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तुम्हारे पास जो यूरोपियम है 63, तो 54 तक तुम यहाँ फिल कर चुके हो। 4f7 6s2, यहाँ कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने लिखी, ये बिल्कुल मैच हो रही है। फिर टीबी है, टीबी इज 65, तो 4f 954 तक यहाँ फिल कर चुके हो, 9 और 2 + 2 11, 11 + 54 तुम्हारा 65, और डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो पहली वाली ही तुम्हारी याद सही है। तुम्हें बस इतना याद रख लेना है कि D1 वाली कौन कौन सी कन्फिग्रेशन है, बाकी किसी में डी में इलेक्ट्रॉन मत भेजना। किस किस में जाता है? सीरियम में, गैडोलिनियम में और ल्यूटीशियम में, F ब्लॉक एलिमेंट्स में। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64। व्हाट इज द करेक्ट? अभी अभी बताया तुमको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ये डी ऑप्शन 4f7 5d1 6s2, क्योंकि 4f7 हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन रही थी, इसीलिए डी में एक इलेक्ट्रॉन गया है। Because of lanthanoid contraction, which of the following elements have nearly same atomic radii? Zirconium and hafnium। ठीक है, सेम ग्रुप के देख लो ना। बाकी जिरकोनियम के साथ टेंटलम, टाइटेनियम के साथ तुमने जिरकोनियम, लेकिन वो 3D है, 4D 5D सीरीज का सेम होता है। 3D से 4D आओगे तो इंक्रीज ही करेगा।
Which of the following processes does not involve oxidation of iron? Decolorization of blue copper sulfate solution by iron. तो ये तुम्हें पता है, रिएक्शन बचपन से पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देगा. तो खुद की इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. तो यहाँ पे पूछा है कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है. FeCO5 बना रहा है Fe, तो यहाँ पे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही रह रही है, तो यहाँ कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, यहाँ भी जीरो थी, तो इसी में ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है. लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होता है, ऑक्साइड बन जाती है Fe3O4, तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है आयरन की. रस्टिंग ऑफ आयरन में भी तुम्हारी Fe2O3.X बनता है, तो वहां पे भी तुम्हारी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है आयरन की. ये तो है भी एग्जाम्पल रस्टिंग का, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल अभी अभी निकाली थी यार. निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो म्यू तुम्हारी आ जाएगी. अच्छा 2 होते हैं तो सीधे 2.84 जो दे रखी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगी मैग्नेटिक मोमेंट. तो निकल 2+, निकल 2+. उसके बाद रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स. हाँ, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स की शील्डिंग सबसे ज्यादा पुअर होती है इसीलिए. ठीक है, शील्डिंग का ऑर्डर S P D F, सबसे ज्यादा पुअर शील्डर्स तुम्हारे F है. उसके बाद आ जाओ मैग्नेटिक मोमेंट. ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इसको चलो आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट? दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी. हाँ जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है. दे आर केमिकली रिएक्टिव, नहीं, वो इनर्ट हो जाते हैं केमिकली. बाकी हार्ड होते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक कौन कौन से बताए थे तुमको, वो तो यहाँ पे ये बताए थे, ये तुम्हें डायमैग्नेटिक बताए थे मैंने. इनमें से कौन सा दिया है? ये तो लेंथेनम नहीं दिया, ल्यूटिशियम नहीं दिया, सीरियम +2 दिया है, +4 नहीं दिया है, तो ये ट्रिवियम +2 बच गया. ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे बेटा, खत्म हो गए. अभी हमारे जितने क्वेश्चन डिस्कस करने थे डी एंड एफ ब्लॉक के प्रीवियस ईयर हमने डिस्कस कर लिए. होपफुली तुम्हारी प्रैक्टिस हुई होगी. अब एनसीईआरटी को दोबारा से रीड करो, भूलना नहीं है हमें पेपर तक, और क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन.